नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। और आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का 6वां लेक्चर लेके आया हूं। और आज मैं आपको 8-10 बढ़िया क्वेश्चन करा के जाऊंगा। आज कोई नया कंसेप्ट नहीं सिखाऊंगा, लेकिन जो अभी तक आपने सीखा है उस पे ही कुछ स्पेशल क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। और ये जो वैरायटी कवर किया है वो ऐसा है कि जब क्वेश्चन दिया होता है उसमें 6वें साल की बात होती, 7वें साल की बात होती, 8वें साल की बात होती है, मतलब 3 साल के बियॉन्ड डिस्कशन चालू होता है। उस तरीके के क्वेश्चन में आपके मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, और अगर उसकी बेसिक्स अच्छे से ना पता हो या उसके शॉर्टकट्स ना पता हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो अभी तक हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा है उन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पे आज के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक्चुअली आप इसको प्रैक्टिस सेशन भी मान सकते हो, जो कंसेप्ट अभी तक हमने सीखा है, लेकिन ये क्वेश्चन की वैरायटी अलग है, इस वजह से डिफरेंट क्लास में मैं इसे ले रहा हूँ। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करते हैं। और आप में से कोई नया बच्चा हो तो जो वीडियो है वो सीरीज को सीक्वेंस में देखिएगा, मज़ा बहुत आएगा। इसके पहले वाली वीडियोज़ देख के इसे देखेंगे तो मस्त मज़ा आएगा आपको। चलो क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 3 वर्ष में 900 रुपए हो जाती है और 4 वर्षों में 936 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या कीजिए। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 3 वर्ष में 900 रुपए हो जाती है। अगर मैं ये बोलूं कि मैंने कोई भी अमाउंट दिया पहली साल में और 3 साल बाद ये 900 रुपए हो गया, 3 साल बाद ये 900 रुपए हो गया, और बोला जा रहा है कि 4 वर्ष के बाद 3 साल के बाद 900 रुपए हो गया, और अगर मैं बात करूं 4 साल के बाद 936 रुपए हो गया। इसका क्या मतलब हो गया कि जो चौथी साल है वो हमने 36 रुपए का ब्याज कमाया, 36 रुपए का ब्याज कमाया। यही तो इसका मतलब हुआ। ये तीसरी साल में है, ये चौथी साल में है, तो तीसरी साल जो हमने ब्याज कमाया वो 36 रुपए ब्याज कमाया है। ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। पूछ क्या रहा है, ब्याज की प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। अगर आपको एक बात पता चल जाए कि आपका जो तीसरा साल है, तीसरी साल में आपका टोटल अमाउंट क्या है, तो अगली साल का जो इंटरेस्ट निकालते हैं वो तो इसी के ऊपर निकाल के इसी में जोड़ देते हैं। तो 900 के ऊपर कितना ब्याज मिल रहा है, 36 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओगे कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चौथी साल के लिए चार्ज किया गया है, वही हर साल के लिए चार्ज किया जा रहा है। तो 36/900 गुणे 100 काटोगे, कट जाएगा 9 चौका 36। तो रेट परसेंट कितना आ जाएगा, जो क्वेश्चन ने पूछा है वो 4% आ जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही मक्खन जैसा क्वेश्चन था। और ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन बनाया जाता है। ये सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया था। अब भी कहोगे कि सर मजाक का क्वेश्चन कर रहे हो क्या, सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया है, वहीं से पिक हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो। अब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन कर भी लोगे आप लोग। एक निश्चित मूलधन 3 वर्षों में 450 रुपए, 4 वर्षों में 540 रुपए हो जाती, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में सिर्फ डेटा का डिफरेंस है। क्या बोल रहा है कि 3 साल में कोई तीसरी साल में आपको 450 रुपए मिल रहा है टोटल, ये अमाउंट आपको मिल रहा है, और इसके बाद चौथी साल में कितना आपको मिल रहा है, 540 रुपए मिल रहा है। तो अगर आप ये देखोगे कि इस एक साल का ब्याज क्या है, इस एक साल का ब्याज जो है आपका 90 रुपीज है। और अगर आप देखोगे 90 रुपए का ब्याज कितने पे मिला है, 450 रुपए पे मिला है, तो 90/450 गुणे 100, ये आपका रेट परसेंट आ जाएगा। इधर से कट गया 9 5 45, 5 इधर से कट गया, 20% आ गया। कितना आ गया, 20% आ गया। और ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली 3 साल के बाद हमारा मूल रकम मिल गया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो यही कहता है ना कि पहली साल जो हमने अपना प्रिंसिपल दिया, उसके बाद जो उस पर ब्याज ऐड हुआ, जो टोटल रकम 1 साल के बाद बना हमारा, उसी पे अगली साल का ब्याज चार्ज करते हैं। और दूसरे साल के बाद जो टोटल हमारा ब्याज सहित रकम हो जाएगा, अगली साल उस टोटल पे ब्याज चार्ज करेंगे। इसी तरीके से अगर हमें 3 साल के बाद टोटल ब्याज जोड़ के अगर हमारा 450 रुपए हमको मिल गया, तो अब ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है, और अगले साल का ब्याज हम 90 रुपए चार्ज कर रहे हैं, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम डायरेक्टली यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 4 वर्ष में 4500 रुपए हो जाती है और 5 वर्षों में 5400 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। अब यार ये भी वही क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूं तो बात ऐसा हो गई कि 4 साल के बाद हमें पता चल गया कि हमारे पास कितना पैसा हो गया, 4500। अब एक्चुअली ये हमारा प्रिंसिपल हो गया 5वीं साल के लिए। और अगर हम देखें कि इस 5वीं साल पे हमें टोटल कितना पैसा बन रहा है, 5400 रुपए बन रहा है। इसका मतलब यहां से यहां के बीच का डिफरेंस कितना है, 900 रुपए है। 500 इधर, 5000 हो जाएगा, 400, 900 रुपए। तो जो ब्याज 5वीं साल बना है वो किस पे बना है, 4500 पे बना है। तो 900 अपॉन 4500 इंटू 100। अगर इसको कैलकुलेट करोगे ये भी कितना आ जाएगा आपका, 20% आ जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इतना ही ज्यादा आसान है। ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं।
कुछ क्वेश्चन की वैरायटीज थोड़ी बदलती है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में 54,000 रुपये हो जाती है और 7 वर्षों में 59,582 रुपये हो जाती है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब आपको एक चीज मैंने बताई हुई थी, अगर मुझे ये निकालना हो, कौन सा, चौथी साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 4th ईयर का निकालना हो तो आप इसको क्या कह सकते हो? आप इसको ये कह सकते हो कि अगर पहली साल का इंटरेस्ट I1 था तो I1 इंटू एक्स के पावर, फॉर्मूला याद है, I1 इंटू एक्स के पावर अगर 4 है तो एक कम। इसी तरीके से CI किसका, 7th ईयर का अगर हम निकाले तो ये क्या हो जाएगा, I1 इंटू एक्स के पावर 6। ये दोनों वैल्यू दी हुई है, ये दोनों वैल्यू दी हुई है। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये डेटा कट जाएगा। 7वें में से अगर चौथा अगर घटाएं तो एक्स के पावर 6 अपॉन एक्स के पावर 3 आ जाएगा। और हमें 7वें साल का दिया हुआ है कितना है, 59,582 और डिवाइडेड बाई अगला क्या लिखा है, 54,000। अगर अब यहां से काटोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी। एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 59,582 अपॉन 5400। अगर इस डेटा को बहुत क्लोजली, 54,000 है, इस डेटा को क्लोजली मॉनिटर करो तो ऊपर का डेटा और नीचे का डेटा, जैसे मान लो अगर नीचे 5 आता है तो ऊपर क्या आएगा, अगर नीचे 5 आता है तो ऊपर या तो 6 आएगा या तो 7 आएगा, बस इतने का डिफरेंस आएगा क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस ज्यादा नहीं है। अगर आप इसको देखोगे, अगर क्यूब अगर बनाना हो नीचे को और ऊपर को तो 2 से काट सकते हो। 2 से नीचे काटोगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, जो 3 का क्यूब इंटू 10 का क्यूब हो जाएगा। यही होगा, 3 का क्यूब इंटू 10 का क्यूब हो जाएगा। ऊपर अगर काटोगे तो 2 दूना 4, 2 9 18, 2 7 14, 2 9 18, 2 1 9 2। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो है ये किसका क्यूब है। ये अगर 30th है तो ये आपका हो सकता है 3100, हो सकता है आपका 3200। और 32 का क्यूब निकालोगे तो अंत में 2 आना चाहिए। 32 का 2 यूनिट डिजिट से निकाल के देख लो। अगर आप 32 का क्यूब निकालोगे तो आखिरी में क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आना चाहिए। 31 का क्यूब निकालोगे तो 1 आएगा। 31 का क्यूब निकालोगे तो 1 का क्यूब यूनिट डिजिट से मैच करा लो। अगर 33 भी लेते हो, 33 के ऊपर नहीं होगा क्योंकि इनके बीच डिफरेंस ज्यादा नहीं है, इनके बीच डिफरेंस ज्यादा नहीं है। तो अगर 33 का क्यूब लोगे, अगर 33 का क्यूब लोगे तो क्या हो जाएगा, अगर 33 का क्यूब लोगे तो क्या होगा, 3 गुणे 3 9, 9 3 27, 7 यूनिट डिजिट आ जाएगी। तो 33 नहीं हो सकता, 32 नहीं हो सकता और इसके बाद 34 का डेटा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, 31 होगा ये। तो ये 31 का क्यूब अपॉन 30th का क्यूब हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे वो क्या हो जाएगा, वो 31/30 हो जाएगा, 31/30। और ये होता क्या है, r प्लस 100 अपॉन r अपॉन 100, r प्लस 100 अपॉन 100 होता है। यहां से निकालोगे तो ये इसको ये कह सकते हो 1 प्लस r अपॉन 100 कह सकते हो। अगर घटाओगे तो 1/30 हो जाएगा, 1/30 इज इक्वल टू r अपॉन 100। इसको काटोगे इधर हो जाएगा तो r क्या हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा परसेंटेज। 3 सही 1/3% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? ये तो मुझे समझाने में इतना समय लगा, वरना फॉर्मूला जैसा कोई चीज ही नहीं है। मतलब आप वर्बली कैलकुलेट कर सकते हो कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है। इनके बीच का अगर डिफरेंस देखोगे तो 3 साल है। इसका मतलब एक्स क्यूब की वैल्यू 59,582 अपान 54,000 रुपए है। यहां से एक्स निकालोगे, जो बच्चा इसको तेज होगा और जिसको देखने आता होगा, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो गई होगी, वो तुरंत इसको 31/30 निकाल लेगा। या इसको निकालोगा, जो आर होगा वो 1/10/3 आ जाएगा। यहां से सीधे सीधे निकालोगे तो, और जैसे ये चीज निकालोगे 3 से 1/3% आपका वैल्यू आ जाएगा। ये इतना ही कैलकुलेशन है अगर आपकी प्रैक्टिस तेज हो गई है तो। इस तरीके का क्वेश्चन इसके पहले वाली क्लास में भी किया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मजेदार एकदम झन्नाटेदार बढ़िया वाला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने बेटों के नाम पर क्रमशः 2, 5, 2, 3 रुपए को 2 भागों में विभाजित करने के बाद 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि उन्हें समान राशि मिलती है तो उनके प्रत्येक पुत्र पर कितनी धनराशि निवेश की जाती है। अब देखो क्या हुआ कि पहले समझ लो, कर तो तेजी से लोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2.2 2, 5, 2, 3 इसको 2 भागों में बांटा गया। मान लो एक को प्रिंसिपल P1 दिया गया, दूसरे को प्रिंसिपल P2, समझ लो हो जाएगा। और जो रेट परसेंट है दोनों के लिए क्या हुआ, रेट परसेंट दोनों के लिए 5% ही रखा गया। बोल क्या रहा है कि प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए निकाला गया। मैं इसको 3 वर्ष के लिए बोल दूं तो इसका जो I1 है, इसका जो I1 है अगर मैं निकालूं 3 साल के बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 3rd ईयर का, वो इसका I1
इनटू रेट जो परसेंट है वो 5% है, तो इसके लिए जो x होगा एक्स स्क्वायर ही होगा, क्योंकि r दोनों के लिए सेम है। अगर मैं इधर पे बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट किसके लिए, 5वीं साल के लिए, 5th ईयर के लिए, तो हमारे लिए जो ये I1 था P1 के रेस्पेक्ट में लिया है, इसके रेस्पेक्ट में हम इसको I2 ले लेते हैं। इसको उस I2 में मत मर्ज करना, ये P2 के रेस्पेक्ट में I2 ले लिया है। यहाँ I2 की वैल्यू P2 इंटू R% है, यहाँ पे I2 की वैल्यू है P2 इंटू R%, और यहाँ पे जो है I1 की वैल्यू है वो है P1 इंटू R%, और ये जो R है ये रेट परसेंट 5% दिया है। तो आप इसको ऐसे समझो, जो x होगी वो दोनों के लिए कॉमन होगी, क्योंकि रेट दोनों के लिए कॉमन है तो x दोनों के लिए कॉमन होगा। यहाँ 5 की बात कर रहे हैं तो x की पावर 4 हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा। अगर इन दोनों को अपन डिवाइड कर दें, अगर अपन इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आप ध्यान से देखो, I2 x के पावर 4 अपॉन I1 x के पावर 4 अगर हम करें तो ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी I2 x के पावर 4 और I1 x के पावर 4, यहां से अगर काटोगे, ये हमने रेशियो निकाल लिया दोनों का, 5वीं साल का और दूसरी साल का, सॉरी 5वीं साल का और तीसरी साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो निकाल लिया। और अगर ये किसके बराबर होगा, ध्यान से क्वेश्चन में देखो, बोल रहा है कि दोनों बराबर है, 3 वर्ष का ब्याज और 5 वर्ष का ब्याज दोनों केस में बराबर है, तो इनका रेशियो 1 के बराबर होना चाहिए। भैया इसके बराबर है तो दोनों का रेशियो 1 के बराबर होना चाहिए। अब यहां से आप क्या काम करो, ये एक्स स्क्वायर है यार, यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा एक्स स्क्वायर। और अगर I2 अगर I1 की बात करें हम, अगर I2 I1 की बात करें तो I2 क्या होगा P2 इंटू R% और I1 क्या होगा P1 इंटू R%, तो ये हो जाएगा P2 R% अपॉन P1 R% इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही होगा ना। अगर हम इस चीज को ऊपर कैलकुलेट करें P2 अपॉन P1, हम सिर्फ इनके रेशियो निकाल रहे हैं, क्योंकि इनका सम तो दिया हुआ है, तो हम इनके रेशियो निकालेंगे तो वैल्यू निकलेगी। एक्स स्क्वायर है, अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो यहां से हो जाएगा 21/20, इसका रेशियो निकालते हैं 1/20 आएगा, फिर 1 जोड़ते हैं तो 21/20 होगा। पिछली क्लासेस में सब सिखाया हुआ मैंने, ठीक है ना। रेट को क्या लिख सकते हो 1/20, तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो जैसे इसको जोड़ के ऊपर आती है 21/20, कोई चीज़ 20 से 21 हो रही तो 21/20 एक्स की वैल्यू होती है। तो P2 अपॉन P1 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, इसका मतलब है 20 स्क्वायर ऊपर चला गया और 21 स्क्वायर नीचे आ गया। अगर P2 अपॉन P1 लोगे, ध्यान से देखो, P2 अपॉन P1 लोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 400 और नीचे क्या हो जाएगा 441, हो जाएगा ना 441। अब क्या बोल रहा है, दोनों का सम 2523 है। अगर इन दोनों को जोड़ दो, P1 प्लस P2 अगर कर लो, P1 अगर P2 को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा 841, और ये 841 की वैल्यू कितनी दी है 2523, जो इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो 1 की वैल्यू निकालो, यहां से 1 की वैल्यू निकालोगे, इसमें 3 का गुणा करोगे तो बराबर हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब बोल रहा है P1 क्या है P2 क्या है, तो P1 441, P2 अपन P1 का रेशियो मिल गया है, P2 400 है तो P1 441 हो गया है, तो P2 निकालोगे तो 1200 आ जाएगा, और P1 निकालोगे तो 3 का गुणा कर दोगे, 3 एक कम 3, 3 चौका 12, 3 चौका 12 एक 13। अब देखो कहाँ पे ऑप्शन है 13 23 1200, 13 23 और 1200 ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सब आपको समझने के लिए मैंने सिखाया है, ये आप बहुत सारी चीज इसमें वर्बली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इसमें 2 साल का डिफरेंस है, 2 साल का डिफरेंस है तो आपको पक्का पता है एक्स स्क्वायर आता है, और उसके बाद क्योंकि इसका I1 और दोनों का I2 अलग है, ये P1 और P2 के प्रोपोर्शनल होगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई में, और डायरेक्टली इस चीज को क्या लिख सकते हो 1 के बराबर है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 5% का मतलब हो गया 1/20, तो इसका मतलब हो गया P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर। यहां से सीधे आप P1 P2 का रेशियो निकाल सकते हो, P1 P2 का रेशियो जो निकलेगा P1 P2 का वो 441 का रेशियो निकल जाएगा। तो यहां से आप डायरेक्टली इतना ही कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। ये तो अपन ने समझाया है, क्या है ये अपन ने समझाया है ताकि आप प्रोसेस को समझ जाओ, ताकि अगले क्वेश्चन में इसे आसानी से लगा पाओ। अब मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता हूं, जरा इसको ध्यान से देखो। अब इसको आप खुद ही करो। 2708 रुपए को ए और बी के बीच विभाजित करें ताकि 6 वर्षों के अंत में ए का हिस्सा 8 वर्ष के अंत में बी के हिस्से के बराबर हो सके। चक्रवृद्धि ब्याज 8% प्रति वर्ष है, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अगर मैं ये 8% की बात करूं तो मैं सबसे पहले आर का फ्रैक्शनल वैल्यू निकालूंगा। 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20, 25
मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, ये कितना हो जाएगा 27/25। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27/25। तो अगर मैं पहले हिस्से में बोलूं कि अगर वो I1 होगा तो वो P1 के प्रोपोर्शनल होगा, तो I1 की जगह हम डायरेक्ट P1 लिख सकते हैं। और पहला जो है 6 वर्षों के लिए है तो हम यहाँ पे x के पावर 6 लिखेंगे। दूसरा जो है I2 जो होगा, दूसरे के लिए जो I1 होगा वो P2 के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि R दोनों में कॉमन है तो जब भी डिवीजन करोगे वो कट जाएगा। ये कितने सालों के लिए, 8 वर्षों के लिए है, तो ये x के पावर 7 होगा। यहाँ पे एक कम होता है 6 सालों के लिए तो 5 होगा, और ये है 7 सालों के लिए है, 8 सालों के लिए तो 7 होगा। ये दोनों आपस में बराबर है तो इनका रेशियो 1 के बराबर आएगा। अगर आप इसको P1/P2 देखोगे, P1/P2 देखोगे पहले और दूसरे का, तो ये x² के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अगर मैं P1/P2 देखूं और x² की बात करूं तो x² की वैल्यू आपकी 27 और 25 के रेशियो में आई है, 27 और 25 के रेशियो में आई है। इनका स्क्वायर करना है अपने को। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। और 27 का स्क्वायर किसको याद है, 27 × 27 कर लो भाई, या इसको 27 को ऐसे भी गुणा करते हैं जल्दी जल्दी, किसको नहीं आता है तो 9 × 27, तो 9 सते 63, 9 दूनी 18, 18 6 24, 243 × 3, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, और 3 दूनी 6 1 7, 729। ये क्या हो गया 729। 27 × 27, 27 का स्क्वायर 729 हो गया, 625 हो गया। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या दिया हुआ है, दोनों का सम 2708 है। इन दोनों को जरा जोड़ो, 9 5 14, 2 2 4 1 5 और 7 6 13, 1354 है। 1354 में जब 2 का गुणा करोगे 2708 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 1354 हमने अपने हिसाब से निकाला और क्वेश्चन में ये वैल्यू दिया है 2708। इसका मतलब है एक की वैल्यू कितनी हो गई, 2 के बराबर हो गई। अब आपको क्या बताना है, ए का हिस्सा बताना है, P1 बताना है। P1 जो है 729 है, P1 729 है, तो 729 में 2 का गुणा कर दो, 729 × 2 तो 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5, 2 7 14, 1458 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। दूसरा हिस्सा जो निकालोगे 625 में 2 का गुणा करोगे तो 25 दूनी 50, ये 1250 हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो 1250 हो जाएगा। समझ में आया बात। ये सारे क्वेश्चन इतना ही ज़्यादा आसान है। इसमें अगर आपको जैसे अपने को समय किस में लगा, 27 का मुझे स्क्वायर याद नहीं था तो मुझे गुणा करना पड़ा। आपको 27 का अगर स्क्वायर याद होता कि 729 होता है, ठीक है ना, तो ये कैलकुलेशन आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। चलो अगला मजेदार बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं और वेरिएशन देखने की कोशिश करते हैं। एक निश्चित धनराशि को क्रमशः 7 वर्ष और 10 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित 16/2/3% किया जाता है। 16/2/3% का मतलब हो गया 1/6 और x की वैल्यू 7/6 हो गई। x की वैल्यू 7/6 हो गई। एक निश्चित धनराशि को क्रमशः 7 वर्ष के लिए 10 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित 16/2/3% प्रति वर्ष की दर से 2 भागों में निवेशित किया जाता है। यदि दोनों निवेशों पर प्राप्त राशि समान है, यदि उनके निवेश के बीच का अंतर 25-40 रुपए है, तो कुल निवेश ज्ञात कीजिए। अगर मैं बात करूं कि पहला जो है वो P1 है, दूसरा जो है P2 है, मतलब जो राशि है P1 और P2 के हिसाब में दी गई है, तो P1 जो होगा वो I1 के प्रोपोर्शनल होगा, तो हम डायरेक्टली P1 ही लिख देते हैं। इनटू कितने साल के लिए, 7 साल के लिए, तो x के पावर 6 होगा पहला वाला। दूसरा कितना है, 10 साल के लिए है, तो इसका मतलब x के पावर 9 होगा। इन दोनों का अगर रेशियो निकाले तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये बराबर है। अब P1 और P2 का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2540। P1 और P2 का डिफरेंस दिया हुआ है 2540। तो अगर मैं यहां से निकालूं तो ये कट जाएगा, ये आएगा x³। तो P1/P2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, x³ के बराबर होगा। हो गया बराबर। x³ का मतलब हो गया 7³ 7³ का मतलब 343, 6³ का मतलब 216। बोल रहा है P1 और P2 का जो डिफरेंस है, P1 और P2 का जो डिफरेंस है 2540 है, तो P1 और P2 का डिफरेंस निकालो। 13 में से 6 गया 9, सॉरी 13 में से 6 गया 9 नहीं होता यार, 7 होता है। 13 में से 6 गया 7, और 3 में से 1 गया 2, और 1 में से 1 गया 1, तो 127 की वैल्यू दिया है 2540। दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, जो हमारे हिसाब से आ रहा है वो 127। क्वेश्चन में दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 2540। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे देखोगे, इसको कितने से मल्टीप्लाई करो आ जाए आपका जो है वैल्यू 127 × 254 होता है। इसका मतलब 1 की जो वैल्यू है वो 20 के बराबर है। 1 की वैल्यू 20 के बराबर है। तो पूछ रहा है तो कुल निवेश कितना होगा। कुल निवेश क्या होगा, दोनों का सम निकालना होगा।
36 9 4 1 5 3 2 5, ठीक है ना। इसमें 20 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 0, 2 9 18, 2 5 10 1 11, 2 5 10 1 11, तो 1180 ये आएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इतना ही आसान क्वेश्चन है यार, इतना ही। इसमें से बहुत सारा कैलकुलेशन का स्टेप प्रैक्टिस करते करते आप खा भी सकते हो। समझ में आया? खा सकते का मतलब है कि उसे मन में ही कैलकुलेट कर सकते हो, गायब कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। तो ये जो टाइप है ना, ये वैरायटी है वो खत्म हो गई है। अगली जो वैरायटी अगली टाइप है अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। ये कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। समझ में आया?